नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 राशियों की तुलना, कक्षा 7 का गणित है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है राशियों की तुलना, क्लास अध्याय 10, और यहाँ भूमिका में दिया हुआ है। तो राशियों की तुलना को पढ़ने से पहले आपको कुछ समझना होगा, जिनको जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आपको कुछ समझाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों लिखे हुए हैं अध्याय 10 राशियों की तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि सरलतम अनुपात क्या होता है। सबसे पहले सरलतम अनुपात का हमको डिफिनीशन जानना होगा क्या है। तो कह रहा है सरलतम अनुपात करने के लिए अनुपात के दोनों पदों में उनके महत्तम समापवर्तक का भाग दिया जाता है। सरलतम अनुपात करने के लिए अनुपात को सरल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे महत्तम समापवर्तक का भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल का अनुपात सरलतम अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? सरलतम अनुपात कहलाता है। तो कर सरलतम अनुपात करने के लिए अनुपात के दोनों पदों में उनके महत्तम समापवर्तक का भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल का अनुपात सरलतम अनुपात होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तुल्य अनुपात क्या होता है। तुल्य अनुपात तो दो अनुपातों की तुलना उन्हें समान हर वाली भिन्न से बदलकर की जा सकती है। दो अनुपातों की तुलना उन्हें समान हर वाली भिन्न से बदलकर की जा सकती है। ये दोनों समान हर वाली भिन्न समान होते हैं तब कहा जाता है कि दोनों अनुपात भी तुल्य समान अनुपात है, माने एक दूसरे के तुल्य है। समान हर जिसका रहेगा उसका तुल्य मानेंगे, ठीक है दोनों। इसके बाद बोलेंगे समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। संख्याओं को समानुपात में होने पर दो अनुपातों के बीच इस तरह का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। समानुपात चिन्ह का इसको समानुपात चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद दिए हुए दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? कहता प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 रहता है। प्रतिशत एक क्या होता है? एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 रहता है और अंश प्रतिशत की संख्या होती है, ठीक है। अंश जो है प्रतिशत की संख्या होती है। मान लीजिए 2% है, दो ऊपर लिख दें 100 नीचे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए 2% लिखें तो 2 देगा नीचे 100 देंगे, यानी 100 जो है प्रतिशत का चिन्ह है और 2 अंश होता है, ठीक है। तो संक होती हैं, इस संकेत में प्रतिशत लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। प्रतिशत को चिन्ह इस तरह से लिखा है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 40% बराबर 100 में से 40, 100 में से 40, यानी 40 को इस तरह से लिखेंगे 40%, इस तरह से लिखकर हम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत को असाधारण भिन्न या दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे 40/100 लिख दिए तो साधारण भिन्न में हम लिख दिए, इसको इस तरह दशमलव भिन्न में लिख सकते हैं 0.4, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्रय मूल्य की तरफ, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। वह उस मूल्य को क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। जैसे इसे संक्षिप्त में सीपी लिखते हैं। सीपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। नहीं, किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य कोई चीज़ को खरीदते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो इसको सीपी के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के पास, कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। उस मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अतः विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसको सेलिंग प्राइस। इसको संक्षिप्त में एसपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं। तो कोई चीज़ अगर सामान हम बेचते हैं दोस्तों, जो सब्जी बेच रहे हैं जिस मूल्य पे, मैंने 10 रुपये kg बेच रहे हैं तो 10 रुपये क्या हुआ? मेरा सेलिंग प्राइस हुआ। अगर कोई सब्जी 10 रुपये खरीद रहे हैं तो मेरा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लाभ की ओर। लाभ क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक, यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक दिया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेचता है, ठीक, अधिक दाम पर बेचता है, उसे लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद कर उसको ज़्यादा मूल्य पे बेचेगा, जो ज़्यादा मूल्य पे बेचा जा रहा है
तो ज़्यादा कीमत बेच रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे, उसे लाभ कहते हैं। ठीक है। यदि लाभ को क्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जितना तो हम बेचे हैं कुछ सामान को और जितना खरीदे उसको घटा देंगे तो उसको यही मेरा लाभ आ जाएगा। यानी बेचने में जितना दाम हम बेच रहे हैं ज़्यादा बढ़ाकर उसमें से क्या करेगा, जितना दाम पे खरीदे थे उसको घटा देंगे तो मेरा लाभ आ जाएगा। ठीक है। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसको बोलेंगे लाभ। हानि क्या होता है दोस्तों, हानि के बारे में पढ़ते हैं। हानि क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम दाम पे, यहाँ पे देखिए कम दाम लिखा है, वहाँ पे ज़्यादा था तो लाभ हो रहा था, यहाँ कम दाम में बेचेंगे, कम दाम में बेचता है तो उसको हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। माने कोई वस्तु खरीदे हैं जितना दाम पे उसे कम दाम में बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे हानि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हानि बोलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों, मूलधन क्या होता है, मूलधन। ठीक है। जब हमें किसी कार्य को करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो हम बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से धन उधार लेते हैं तो उस उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। हमें कोई काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए कोई हम पैसे की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से या बैंक से लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो उस जो पैसे लिए गए हैं, उस जो धन लिया गया है उसको बोलेंगे मूलधन। ठीक है दोस्तों। एक ब्याज किसे कहते हैं, एक निश्चित अवधि तक लिए गए धन को उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन हमें उधार देना पड़ता है, देने वाले व्यक्ति या बैंक को देना होता है। तो इस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। किसी मान लीजिए कोई पढ़ने जाता है तो पढ़ने चला गया दोस्तों, तो उसके लिए किताब बुक खरीदने के लिए पैसे चाहिए या ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे चाहिए। तो ट्यूशन फी या बुक्स खरीदने के लिए जो पैसे हम उधार किसी व्यक्ति से लिए हैं तो कुछ समय अवधि के लिए लिए हैं, कुछ समय तक लिए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। अब जो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हैं दोस्तों, तो उसमें जो खर्च करने के लिए पैसे लिए गए हैं तो कुछ ब्याज पे लिए गए हैं, तो उसके लिए कुछ हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, 2 रुपये 4 रुपये % देना पड़ता है। तो उस जो धन को एक्स्ट्रा दिया गया धन को बोलेंगे ब्याज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन समझने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.1 को बनाने के लिए। तो प्रश्नावली 10.1 यानी दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया ए बराबर 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से। उसका दूसरा दिया हुआ दोस्तों 2 घंटे का 30 मिनट से। सी दिया है 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। डी दिया 75 रुपये का 200 पैसा से। तो चलते हैं दोस्तों इसको हल करने के लिए। तो चलते हैं प्रश्नावली 10.1 को हल करने के लिए। तो यह दिया हुआ है प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिख चुके हैं और आपको चलते हैं बनाने के लिए, दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। तो चलते हैं दोस्तों इसको हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, 3 kg दिए हुए तो 3 kg लिख दिए, 600 ग्राम लिख दिए, यहाँ पे 600 ग्राम लिख दिए। ठीक है। अब इसका अनुपात लिखना है, इसको अनुपात करना है तो बराबर दे दिए। बराबर देने के बाद क्या करेंगे, बराबर देने के बाद यहाँ पे क्या किए, लिख दिए 3 kg तो 3 लिख दिए। 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर दोस्तों 1000 ग्राम होता है। ठीक है। ये कितना होता है, ग्राम होता है, इतना हमको मालूम है 1000 ग्राम। तो हम क्या किए दोस्तों, हम क्या काम किए कि यहाँ पे 1000 से क्या करिए, गुना कर दिए, यानी ग्राम में इसको भी बदल दिए, नीचे अगर ग्राम है तो नीचे भी ऊपर भी ग्राम भी कर दिए। ठीक है दोस्तों। तो ऊपर ग्राम बदल दिए, इसको क्या किए, भाग दे दिए, यानी दोनों ग्राम में हो गया। क्या हो गया, ग्राम में हो गया। ठीक है। तो ऊपर 1 0 कट गया, फिर नीचे 0 1 0 तो 1 0 कट गया। अब इसको काट दिया 3 से, 3 दूनी 6। ठीक है। फिर 2 से काटे तो 5 हो गया, तो 5 हो गया। तो कितना आ गया मेरा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5/1, क्योंकि 1 छिपा रहता है। और इसको क्या अनुपात में लिख दिए, 5:1 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, 2 घंटा लिखा हुआ, 2 घंटा लिख दिए, 2 घंटे लिख दिए। बराबर क्या बटा में क्या लिखेंगे, 30 मिनट, तो मिनट लिख दिए, बराबर दे दिए। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट।
हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है, हमको पता है। तो उसी तरह से क्या किए, इसको 2 गुने 60 से भाग दे दिए, 60 से गुना कर दिए, यानी घंटा बदल गया, मिनट बदल गया। यहाँ पे 30 मिनट है, मिनट कर दिए, टोटल कितना हुआ? मिनट में हो गया, टोटल मिनट में हो गया। अब क्या क्या हम भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया। अब कितना करें? 3 दूनी 6, 2, तो कितना होगा 2 मर्द में? तो ऊपर कितना है? 2 में 2 से गुना कर दिया, नीचे 1 छिपा हुआ है, तो कितना हुआ? 4/1, यानी इसको हम क्या करें? अनुपात में लिख देंगे 4:1, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है दोस्तों 340 सेंटीमीटर है, तो 340 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। 4 नीचे मीटर है तो 4 मीटर लिख दिए, ठीक है। तो अगर ऊपर सेंटीमीटर में तो नीचे वाला का भी सेंटीमीटर बदल देंगे, तो यहाँ बराबर दे दिए, ठीक है। 340 यहाँ में सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 4 गुने 100 कर देंगे, तो क्या होगा? सेंटीमीटर में ही बदल जाएगा, और टोटल कितना होगा? सेंटीमीटर बदल गया, ठीक है। अब क्या काम किए? यहाँ भाग दिए, तो भाग दिए तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब कितना का क्या करेंगे? यहाँ कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, कितना मतलब कट गया? तो यहाँ 17 दूनी 34, 7 से 17 में कट गया, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। अब कटने वाला नहीं है, तो नहीं क्या करेंगे? 10 दूनी 20, यानी 20, 2 में 10 से गुना कर दिए, 2 में 10, और ऊपर कितना? 17 लिख दिए। अब क्या काम किए? बराबर सीन दे दिए, ठीक है। यानी 17 लिख देंगे, यानी 7 दूनी 20 हो गया, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया, तो 17/20 कर दिए, तो क्या होगा? इसको अनुपात में लिख देंगे 17:20, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 17/20, यही मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, यानी पहला बना दिए, दूसरा बना दिए, तीसरा भी बना दिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर डी बोले 75 रुपये, तो 75 लिख दिए, यहाँ पे रुपया दिए तो रुपये लिख दिए, ठीक है। और नीचे क्या लिख दिए? 200 पैसा, तो 200 पैसा लिख दिए, ठीक है। तो 1 रुपये बराबर कितना होता है? 1 रुपये RS बराबर 100 पैसा, कितना होता है? 100 पैसा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर अगर रुपया में तो क्या कर दिए? इसको 75 गुने 100 से गुना कर दिए, ठीक है। और 200 पैसा लिख दिए, तो क्या कि 1 0 कट गया, 2 0 खत्म, तो ऊपर कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? 75/2 है, 2 लिख दिए, बराबर करिए 75/2, यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ? मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल कर चुके हैं, ABCD चारों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। ये अनुपात दिया हुआ है, इसका सबसे छोटा रूप लिखना है, ठीक है। 45:60 दिया हुआ है, 144:84 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 184:12, तो इसको क्या छोटा रूप में लिखना है, डिवाइड करके छोटा करना है। चलते हैं इसको करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिख चुके हैं दोस्तों, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? लिखिए 45 अनुपात कितना? 60 दिए हुए हैं, तो यहाँ बराबर साइन दे दिए, तो क्या कि अनुपात को 45 ऊपर लिख देंगे, नीचे 60 कर देंगे, क्योंकि अनुपात में है तो बाटा कर देंगे, अनुपात हो गया। यहाँ पे कटाएंगे, 5 से कटेगा, 9 × 5 = 45, 12 × 5 = 60, कट गए। फिर 3 से काटा, 3 × 4 = 12, और 3 × 3 = 9, यानी लिख देंगे 3/4। ये क्या होगा? 3/4, 3/4 क्या होगा? तो अब 3/4 हो गया। अब 3/4 क्या करेंगे? अनुपात में बदलेंगे, 3:4, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो बी भी इस तरह से होगा, 144 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि अनुपात में करना है, नीचे क्या करें? 184 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे? कटाएंगे, तो कटेगा किस तरह से कटेगा? 2 से कटाते हैं तो कितना? 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी के 4, फिर 2 से ऊपर काट दिए, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर नीचे काट दिए 2 से, 21 दूनी 42, यहाँ कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, फिर कटेगा 2 से, 2 से नहीं कटेगा, तो कितना से कटेगा? 3 से काटते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 गया 1 मरद में, और 3 दूनी 6, फिर 3 से कट, 3 7 21, यानी कितना हो गया? 12/7। अब क्या कम किया? 12:7, यही मेरा आंसर हो गया। क्या हुआ?
ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। 184/12, ठीक है, इसको बराबर दे दिए तो क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, ठीक है, फिर 2 से काटें, कितना बार तो कटेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 3 6, फिर 3 से काटे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 46/3। ये अब 3 से नहीं कटेगा, किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो लिखेंगे 46/3। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग हल कर दिए। क्वेश्चन ए बी सी तीनों को हल कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए। तो 3 दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो ये रहा था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोले उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, और वह प्रति माह 6,000 रुपये आयकर में जमा करता है। तो ज्ञात कीजिए आयकर के साथ अनुपात कितना होगा। आयकर का आय के साथ अनुपात क्या होगा, ठीक है, आय के क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलते हैं बनाने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपये प्रति माह है और वह प्रति माह 6,000 रुपये आयकर में जमा करते हैं। ज्ञात कीजिए आय का आयकर के साथ अनुपात कितना है। तो आय कितना है, 42,000, वह प्रति माह कितना कमाता है, 6,000 रुपये कमाता है। उपेंद्र का वेतन कितना है, 42,000 RS प्रति माह, और वह प्रति माह 6,000 रुपया आयकर में जमा करता है। तो हमको क्या निकालना, आय का आयकर के साथ अनुपात कितना है। तो लिखेंगे बराबर देंगे, कितना लिखेंगे, उपेंद्र का वेतन कितना है, 42,000 रुपये प्रति माह, तो 42,000 लिख देंगे। ठीक है, और वह प्रति माह 6,000 रुपये आयकर में जमा करते हैं। तो 6,000 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट जाएगा, 6 से 42, 7 मतलब कट गया, तो लिखेंगे 7। तो 7:1 हो गया, क्योंकि 1 नीचे छिपा हुआ है। तो ये हो गया आंसर, यानी अनुपात में करा तो अनुपात में ला दिए। आय का आयकर के साथ अनुपात 7:1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आयकर का आय के साथ, यहाँ आय का था, यहाँ आयकर है, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है। आय का आयकर माने 42,000 रुपये का 6,000 आयकर था, इसके साथ कितना हुआ, 7:1। और आयकर का आय, तो आयकर मेरा होगा कितना, 6,000 रुपये, और यहाँ पे आय कितना है मेरा प्रति माह, 42,000 रुपये। ठीक है, 42,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 6 7 42। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे होगा 1:7, 1:7, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ दोनों सेम नहीं हो पा रहा है, यहाँ दोनों सेम है नहीं है, तो ये इसका ये आयकर का अनुपात हो गया, ये आय का अनुपात हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है दोस्तों, क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। मैं दोनों तुल्य मतलब क्या, दोनों समान हैं, तो नहीं, तो लिखेंगे नहीं, ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसका सबसे पहले आय का आयकर के साथ अनुपात निकाल दिए, बी निकाल दिए, सी निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने सॉल्व किया दोस्तों प्रश्नावली 10.1 का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसको हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 को निम्नलिखित अनुपातों का सर्वोत्तम लिखिए, इसको भी हल कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर दिए। उपेंद्र का वेतन कितना था, तो इतना ही था, इसका भी निकाल आएगा। आयकर के साथ अनुपात या आयकर का आय के साथ अनुपात, क्या दोनों तुल्य है, बराबर है, तो नहीं है, तो इसको निकाल दिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ दोस्तों 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।